हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। दोस्तों, आप में से अगर काफ़ी सारे लोगों को ये आइडिया होगा तो आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर प्रशासन के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स में बहुत ज़्यादा राइवलरी होती है। इनके बीच में कई बार तनाव जैसे मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। चाहे आपने कोई मूवी देखी हो, वेब सीरीज देखी हो, इवन वो छोड़िए, आप वास्तविक प्रशासन में भी अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत बार रिपीट होती देखने को मिलेगी कि किस तरह से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर में आपस में जो एक सुपीरियोरिटी को लेके, यानी कि कौन ज़्यादा वरिष्ठ है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, इन सारी चीज़ों को लेके आपको कई बार तनाव देखने को मिलता होगा। और अगर वास्तविक रूप से कहें तो जो प्रैक्टिकलिटी होती है, कई बार ऐसा ही होता है, ज़्यादातर कंडीशंस में ऐसा ही होता है कि आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा ज़्यादा सुपीरियर मान लिया जाता है आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स के ऊपर खुद को, यानी कि वो खुद को ज़्यादा ताकतवर, खुद को ज़्यादा सीनियर, ज़्यादा वरिष्ठ मानते हैं। और इसी चीज़ को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो टिप्पणी है, एक जो स्टेटमेंट है, वो जारी करा गया है। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल हम इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये भी कुछ रीजंस भी बताऊंगा, कुछ फैक्टर भी बताऊंगा क्यों आईएएस ऑफिसर अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने की कोशिश करते हैं आईपीएस और आईएफएस के कंपैरिजन में। जबकि अगर इनके प्रोसेस के बारे में बात करें, इनके एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो ऑलमोस्ट चीज़ें एक ही होती हैं। सभी ये सारे ऑफिसर्स, हम और आप लोग जिन चीज़ों के लिए यहाँ पर प्रिपेयर हैं, जिन चीज़ों के लिए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे हैं, यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के थ्रू इन सभी की जो बहाली है, इन सभी की जो अपॉइंटमेंट है, वो होती है। हाँ, डेफिनेटली रूल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो ट्रेनिंग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। आगे जाके चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन हाँ, सभी ऑल इंडिया ये जो सर्विस हैं, तीनों की तीनों। साथ ही साथ इसीलिए कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि सभी ऑल इंडिया सर्विस के ही हिस्सा होने के बावजूद आईएएस ऑफिसर्स में ऐसी ये जो भावना है सुपीरियरिटी की क्यों आती है, जिसकी वजह से कई बार जो आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर हैं उनमें जो निम्नता की भावना है या फिर उनमें जो उनके कमतर आंकने की जो भावना है वो पैदा हो जाती है, जो कि ठीक नहीं है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। आइए सुप्रीम कोर्ट की उस जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी पर यहाँ पर नजर डालते हैं। आर्टिकल देख सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट सेज आईएएस ऑफिसर सो सुप्रीमेसी ओवर आईपीएस आईएफएस क्वेश्चंस उत्तराखंड कैंपे फंड यूज। दरअसल इसी जो कैंपा फंड यूज था, इसी जो केस की सुनवाई हो रही थी, इसी केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो बात है, इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर जो है हाईलाइट में लेके आया गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमें डिटेल से जानना है। आइए शुरू करेंगे। उससे पहले आपके लिए कुछ ज़रूरी सूचना है। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी सीएसई के सभी प्लस कोर्सेज पर 60% के ऑफर्स को लाइव करा गया है, जिनमें आपको यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के लिए प्रीलिम्स, मेंस, जीएससी, सेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को शानदार तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 9 तारीख तक हमारा ये जो ऑफर है, सारे ऑफर अभी चल रहे हैं। बैचेस के बारे में बात करें, आगाज 2027 के लिए हमारा बाइलिंगुअल बैच है। ये हिंदी का प्रारंभ बैच है 2026 के लिए, 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉलिटी से स्टार्ट होने वाला है और मैं इस बैच की शुरुआत करने वाला हूँ। तो इस प्रकार हमारा 2026 के लिए आरंभ भी है। इग्नाइट हमारा 2026 को टारगेट करके इंग्लिश का बैच है। शुभ 50 ये कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नाउ अगर हम बात करें तो यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन 2025 को टारगेट करके हमारा जो लास्ट क्रैश कोर्स बैच है उसको अभी लॉन्च करा गया है। आप इसे अवेल कर सकते हैं 9999 यानी कि 9999 में आप इसे अवेल कर सकते हैं और ये बैच लाइव हो चुका है। आप अगर इसमें चाहें तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको इसमें जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज जो 2025 का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसको टारगेट करके सारी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाएगी। चलिए मुद्दे की ओर मूव करते हैं और मुद्दे के बारे में जानते हैं कि क्या है पूरा का पूरा मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को यह कहा कि आईएएस ऑफिसर्स के जो अधिकारी हैं, वो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो आईपीएस और जो आईएफएस यानी कि भारतीय वन सेवा, विदेश सेवा नहीं, इनके अधिकारियों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दरअसल आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जिन सर्विसेज के बारे में हम बात करते हैं यूपीएससी के थ्रू, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हमें एलोकेट होती हैं, उनमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। दरअसल ये जो आईएफएस है ये भारतीय वन सेवा है, ना कि विदेश सेवा। तो ये तीनों की तीनों हमारी अखिल भारतीय सेवा हैं, लेकिन अखिल भारतीय सेवा तीनों होने के बावजूद जो आईएएस ऑफिसर्स हैं अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मान लेते हैं कंपैरिजन में आईपीएस और आईएफएस के। इसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी दरअसल उत्तराखंड में प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, जो कैंपा निधि है, इस कैंपा निधि के मिसयूज पर यह सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी गई। इसका उद्देश्य था वन रोपण और वन संरक्षण, यानी कि जो कैंपा निधि थी, इस कैंपा निधि के बारे में बात करी जा रही है। इसी के मामले में सुनवाई हो रही थी कोर्ट के अंदर। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो टिप्पणी है, टिप्पणी यहाँ पे करी गई। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, इनकी जो पीठ थी वो सुनवाई कर रही थी और उन्होंने कहा कि हम अपने पूरे करियर
करियर में जितने पूरे टाइम पर हम एडवोकेट रहे, जितने टाइम पर हम जज रहे, हमने अपने पूरे करियर के दौरान ऐसी बहुत सारी घटनाओं को देखा है। आप लोगों ने भी बहुत सारी घटनाओं को देखा होगा। बाय द वे, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको जब मौका मिलेगा यूपीएससी के बाद, तो आप आईएएस की पोस्ट को चूज करना चाहेंगे या फिर आईपीएस की? क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैशन होता है आईपीएस में जाना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एनीवेज, यहाँ पर हम देखेंगे न्यायाधीश के रूप में अपने अनुभव के आधार पर आईएएस अधिकारी अक्सर खुद को आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों से बेहतर समझते हैं। ऐसा जो जस्टिस थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि यह मुद्दा सभी राज्यों में बना हुआ है और इससे आईपीएस और आईएफएस अधिकारी, उनमें नाराजगी, कई बार ऐसी कुंठा की भावना हो सकती है, कई बार फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि हम सभी तीनों एक ही परीक्षा पास करके एक ही प्रोसेस के थ्रू आए हैं और तीनों ऑल इंडिया सर्विस के ही भाग हैं, उसके बावजूद आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा ये सुपीरियरिटी की फीलिंग क्यों होती है। सभी राज्यों में हमेशा संघर्ष होता है, आईपीएस और आईएफएस के बीच में हमेशा ये नाराजगी रहती है। हालांकि वो एक ही कैडर का हिस्सा हैं, फिर भी आईएएस उन्हें वरिष्ठ क्यों मानते हैं? तो दरअसल ये सभी जो ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसा मैंने बताया, एक ही कैडर का होने के बावजूद उसके बाद भी इनमें तनाव हमें देखने को कई बार मिल जाता है। जब सुनवाई हो रही थी तो सरकार की ओर से जो प्रस्तुत वकील थे, जो कि सरकार की ओर से पेश हुए थे, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने पीठ को यह आश्वासन दिया कि वो अधिकारियों के बीच इस तरह के आंतरिक संघर्षों को सुलझाने पर विचार करेंगे। यानी कि सॉलिसिटर जनरल वो होते हैं जो सरकार की ओर से अधिवक्ता कोर्ट में पेश होते हैं, तो उनके द्वारा ऐसा बोला गया कि हम क्योंकि वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो यानी कि सरकार इस चीज़ की पूरी कोशिश करेगी कि यदि अधिकारियों में ऐसा कोई इंटरनल तनाव होता है तो उस तनाव को हम यहाँ पर कंसिडर करें और उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन लेके आए। अब ये जो टिप्पणी करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है सबसे बड़ा कि आईएएस और आईपीएस में जो मोस्ट ऑफ टाइम जो राइवलरी होती है या फिर जो सीनियोरिटी का या फिर ताकतवर होने का जो कई बार तनाव होता है, उसके पीछे फैक्टर क्या है, क्यों ये तनाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है? तो हम देखेंगे सबसे पहले पावर डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि शक्ति की गतिशीलता के बारे में हम बात करते हैं। तो दरअसल आईएएस ऑफिसर आमतौर पर जिला स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक पदों पर होते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग विभागों में नीति कार्यान्वयन पर व्यापक प्रभाव मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो मेजर जो पॉलिसी मेकिंग है, ज्यादा जो एक्सपोजर है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो आईएएस ही होते हैं, तो उनको जो एक्सपोजर है वो ज्यादा मिलता है। जबकि जो आईपीएस अधिकारी हैं मुख्य रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं। कभी कभी अधीनस्थ होने की धारणा इससे पैदा हो सकती है। अब देखिए, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट पे होते हैं और उनको एक्सपोजर अलग अलग होता है, अलग अलग चीजों में वो काम कर रहे होते हैं, तो पॉलिसी मेकिंग की पावर उनके हाथ में ज्यादा होती है। वहीं अगर स्पेशली आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में हम बात करें तो मेजरली उनका काम तो एक ही होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। तो इस वजह से उनमें कई बार ऐसी जो हीनता की भावना है या फिर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनमें ज्यादा जो सुपीरियरिटी की भावना है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर भूमिकाओं में अंतर, यानी कि रोल डिफरेंट है आईएएस और आईपीएस के, तो उसकी वजह से भी ये तनाव देखने को मिलता है। दरअसल उनके कार्यों की प्रकृति, उनके कार्यों का नेचर ऐसा है, क्योंकि आईएएस अधिकारी दीर्घकालिक विकास योजनाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं, जबकि आईपीएस अधिकारियों को कानून प्रवर्तन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करनी पड़ सकती है। सीधी सी बात है, आईएएस का एक जो रोल है वो विकासात्मक कार्यों में उनकी भागीदारी होती है, वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, और जब भी वो किसी पॉलिसी को बना रहे हैं तो डेफिनेटली उनको शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी उस पॉलिसी को जो है फॉर्मेट करना होगा। लेकिन आईपीएस ऑफिसर हैं, यानी कि जो पुलिस में लोग काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको लॉ एंड ऑर्डर का काम है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या है, क्योंकि उनका काम लॉ एंड ऑर्डर का है। ये जो पॉलिसी मेकिंग है डेफिनेटली वो चीज़ भी उनके लिए इंपैक्ट करेगी, लेकिन हाँ, उनका ज़्यादा फोकस होगा कि शॉर्ट टर्म में या फिर तत्काल रूप से अगर किसी स्थिति पर कार्रवाई करनी है तो उसके लिए उन्हें क्या डिसीजन लेना है। और जब दोनों के हितों में टकराव होता है तो ऐसी कंडीशन में टकराव इनमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इससे संभावित रूप से परस्पर विरोधी प्राथमिकताएं यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। पॉलिटिकल इंटरफेयर यहाँ पर एक कारक ये भी हो सकता है। दरअसल आईएएस और आईपीएस दोनों ही आधिकारिक जो राजनीतिक जो दबाव है उसके अधीन हो सकते हैं, और कभी कभी इन परिस्थितियों से निपटने में असहमति उत्पन्न हो सकती है, खासकर संवेदनशील स्थितियों का प्रबंधन करते समय। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी मूवीज में, वेब सीरीज में आपने देखा होगा, आपने ये चीज़ देखी होगी, ये तो चीज़ किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, चाहे बात आईएएस की करी जाए चाहे आईपीएस की करी जाए, उन पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और डेफिनेटली सभी को इस पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आईएएस आईपीएस दोनों की कंडीशंस अलग हैं, हो सकता है एक फेवर में हो या फिर एक उसके पक्ष में हो, एक उसके विपक्ष में हो, ये स्थिति बन सकती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि दोनों के हित अलग हो सकते हैं या फिर दोनों के पक्ष या फिर दोनों का ओपिनियन अगर किसी एक विशेष मुद्दे पर अलग हो तो वहां पर भी तनाव बन सकता है। ये भी एक जो पॉलिटिकल इंटरफेयर है, ये कई बार जो टकराव का कारण ये बन जाता है। उसके बाद पोस्टिंग के लिए प्रतिस्पर्धा, यानी कि बेहतर जगह पर पोस्टिंग, बेहतर पोस्ट पर जाना, ये इन वजहों से भी कई बार जो तकरार है वो देखने को मिल सकती है। सरकार के भीतर प्रतिष्ठित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कभी कभी अलग अलग सेवाओं के अधिकारियों के बीच तनाव का कारण बन सकती है। तो पोस्ट के लिए किस तरह से जो राइवलरीज हैं या तनाव हो सकते हैं, तो इस तरह से सरकार की नजदीकी, दूरियां, इन सारी चीजों में जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं।
हायरार्की को लेकर मतभेद, एक ये भी समस्या हमें देखने को मिल सकती है। दरअसल आईएएस अधिकारी आमतौर पर जिले के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस पर निगरानी रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर है, मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो ओवरऑल पूरे जिले के लिए जिम्मेदार होता है। जो भी सारे काम हो रहे हैं, जो भी सारी कानून व्यवस्था है, तो वो जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम कर रहा होता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या एक ये होती है कि जो मान लीजिए पुलिस ऑफिसर हैं जो जिले में काम कर रहे हैं, तो उनको जो राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी है, वो रिपोर्ट आईएएस ऑफिसर के माध्यम से राज्य सरकार के पास जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार आईएएस ऑफिसर्स खुद को सुपीरियर समझ लेते हैं और ये सब उनके अंदर ये भावना आ जाती है कि आईपीएस ऑफिसर हैं, वो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। तो ये भी तनाव का एक कारण बनता है। आईपीएस अधिकारियों को अपनी रिपोर्टिंग जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से सरकार को, जो राज्य सरकार है, उसको देनी पड़ती है। इससे कई बार आईपीएस अधिकारियों को ये लगता है कि वे आईएएस अधिकारियों के अधीन में काम कर रहे हैं। तो एक मेजर रीजन ये भी है। प्रमोशन और कैडर प्रणाली से जुड़ी असमानताएं, इनके बारे में बात करें तो आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति और करियर ग्रोथ अपेक्षाकृत ज्यादा तेज होती है, जबकि आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जाएंगे, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो सबसे पहले आपकी पोस्टिंग है ट्रेनिंग के तौर पर एसडीएम के तौर पर होगी। उसके बाद 3 से 4 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद 5-7-8 साल, लगभग 7-8 साल के बाद जब आप एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करेंगे तो हो सकता है जॉइंट सेक्रेटरी, उसके बाद ऐसे आगे करके जो आपकी रैंकिंग है वो बढ़ती जाती है। चीफ सेक्रेटरी और केंद्रीय सचिव यानी कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे ऊंचे प्रशासनिक पद अधिकतर आईएएस अधिकारियों को ही मिलते हैं, जिससे आईपीएस अधिकारियों में असंतोष पैदा हो जाता है। अगर ब्यूरोक्रेसी में सबसे ताकतवर कुछ पद होते हैं, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज, उनमें ज्यादातर आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो सीधी सी बात है, ये उनके ऊपर उनमें एक सुपेरियोरिटी का भाव आना यहाँ पर तय है। तो ये ऐसी कंडीशन भी होती है। नियमों की व्याख्या में भिन्नता, ये भी एक टकराव का कारण होती है। कई बार कानून व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णयों की जो व्याख्या है, इसको लेकर दोनों सेवाओं के अधिकारियों में मतभेद हो जाते हैं। आईएएस अधिकारी अधिकतर राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य करते हैं, जबकि आईपीएस अधिकारी, उनका जो पुलिस मैनुअल होता है, पुलिस मैनुअल के साथ साथ आईपीसी के तहत में वो काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, हालांकि देखिए दोनों का उद्देश्य एक ही है, शासन का संचालन करना, जनता के कल्याण के लिए काम करना, लेकिन कई बार नियमों की जो डायनामिक्स है या फिर नियमों की जो जटिलता है, उसके कारण कई बार हमें टकराव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये थी सारी मेजर समस्याएं, जिन समस्याओं के बारे में हमने यहाँ पर बात करी। हालांकि अब अगर हम सॉल्यूशन के तौर पर बात करें तो सॉल्यूशन में दोनों सेवाओं के बारे में आपको बस एक सिंपल सी चीज जाननी है कि दोनों सेवाओं का अंतिम उद्देश्य है जनता के लिए सेवा करना, जनता की सेवा करना, सरकार के जितने काम है उनका बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन करना, सरकार के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाना। तो अल्टीमेटली जनता का कल्याण करना, जनता के लिए अवेलेबल रहना, हमेशा यही दोनों के काम है। और डेफिनेटली अगर एक बेहतर सुचारू रूप से प्रशासन का अगर हमें संचालन करना है तो डेफिनेटली सहयोग और समन्वय की भावना के साथ साथ हमें जो है इन दोनों को सहयोग के साथ में, ये नहीं कि आपने बहुत सारे ऑफिसर्स को ऐसे भी देखा होगा, वो टीममेट की तरह या फिर एक दोस्त की तरह या फिर एक कलीग की तरह, वो ऐसा कोई डिफरेंस उनमें देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो वो आपस में बहुत कोऑपरेशन के साथ में काम कर रहे होते हैं। तो यही एक सहयोग की भावना, कोऑपरेशन, समन्वय के साथ में दोनों को एक समान भावना के साथ में काम करना होगा, तभी इन सारी समस्याओं से जो निजात है वो निजात उनको मिलेगी। सो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या केस था, क्या कारण है जिनकी वजह से सारी चीजें, हाँ डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर करना है कि जब भी आपको यूपीएससी सीएससी क्रैक करने के बाद आपको मौका मिलेगा तो आप कौन सी सर्विस को चूज करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।